नमस्कार, आदाब। एमएस मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शारिब। आज हम क्लास 11 के चैप्टर समुच्चय के कुछ फॉर्मूलों पर बात करेंगे। किस तरह क्या होता है सेट कितने प्रकार का सेट होता है, उस प्रकार उसमें किस तरह की क्रिया होती हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर, पूरक, इन सभी टॉपिक्स को हम आज विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। एमएस मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 का चैप्टर है समुच्चय सेट्स। सबसे पहले हम जानते हैं सेट्स किसे कहते हैं, क्या होती है इसकी परिभाषा। वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसको मिडिल ब्रैकेट यानी कि स्मॉल मिडिल ब्रैकेट्स के कोष्ठक से दर्शाते हैं। जैसे कि हमारे वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, समुच्चय को हमने यहाँ प्रतीक दिया ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, और इसको क्या कर दिया हमने मंडली ब्रैकेट मंडला कोष्ठक मिडिल ब्रैकेट के द्वारा हमने इसको दर्शा दिया। अब इसमें एक वर्ड आया सुपरिभाषित वेल डिफाइंड। इससे क्या तात्पर्य है, देखिए जैसे कि एक समुच्चय है जिसमें कुर्सियाँ जो हैं वो लकड़ी की हैं। कुर्सी जो हैं वो किसकी हैं, लकड़ी की। अब कुर्सी जो हैं वो तो आपकी लोहे की भी हो सकती हैं, स्टील की भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या शर्त लगाई, लकड़ी की कुर्सी होनी चाहिए। तो इसी वर्ड को हमने क्या कहा, सुपरिभाषित वेल डिफाइंड। अब समुच्चय को दर्शाने के लिए दो तरह की विधियां होती हैं। पहली विधि होती है तालिका विधि, इसको हम रोस्टर विधि के नाम से जानते हैं, रोस्टर मेथड। दूसरी होती है निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। यहाँ जैसे ही कोई आपका ये क्या है, समुच्चय है किसका, विषम संख्या हुआ 1 3 5, दो संख्या दो से विभाजित नहीं होती, उनको हम विषम संख्या कहते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर इस तरह लिखा है तो ये फॉर्म कहलाएगी तालिका विधि, रोस्टर विधि मेथड। यदि हम इसी को इस तरह लिखें एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या का समुच्चय, यानी कि निर्माण विधि में हम भाषा का प्रयोग करते हैं और तालिका विधि के अंदर हम पदों को, उन मानों को खोल देते हैं। इस तरह से दूसरा उदाहरण है हमारे पास 1 4 9 16। देखिए ध्यान से देखें, 1 का वर्ग होता है, 2 4 का वर्ग होता है, 3 9 का वर्ग होता है, 4 16 का वर्ग होता है। तो इसको हम कह सकते हैं एक्स सच दैट एक्स पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि ये किसी न किसी संख्या का क्या है, पूर्ण वर्ग। तो आपने क्या ध्यान दिया इस बात पर कि निर्माण विधि के अंदर जो है हमारा वो हम भाषा में बात करते हैं और तालिका विधि में उन संख्याओं को हम खोल देते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे समुच्चय के प्रकार। इस टाइम मेन समुच्चय की हम बात कर रहे हैं जो हमें क्लास 11 में जिनकी हमको आवश्यकता पड़ती है। समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय से मतलब क्या हुआ, ऐसा समुच्चय इसमें कोई अवयव भी ना हो, उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो हम इसको कैसे शो करेंगे, एक समुच्चय को हमने प्रतीक दिया ए और इस समुच्चय को हम दर्शाते हैं मिडिल ब्रैकेट से, और इसको कोई अवयव भी नहीं है तो इसको क्या कहेंगे हम, रिक्त समुच्चय, या इसको हम फाई से भी शो करते हैं। तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, ऐसा समुच्चय इसमें कोई अवयव भी ना हो तो उसको हम रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। इसके बाद है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित का मतलब क्या हुआ, ऐसा समुच्चय इसके अवयव को हम गिन नहीं सकते। जैसे आपका सेट होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, क्या से शो करते हैं आप उसको, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका अवयव आप गिन नहीं सकते, क्या कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय। इसके बाद क्या है आपका समान समुच्चय, इक्वल सेट्स, यदि दो समुच्चयों के अंदर समान अवयव हो। जैसे एक सेट है हमारे पास, उसके एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए बी और सी, और एक दूसरा सेट है हमारे पास, उसके अवयव हैं सी ए और बी। देखिए क्रम आगे पीछे है लेकिन अवयव दोनों में कैसे हैं, समान। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं ए समुच्चय बी समुच्चय के बराबर है। इसके बाद क्या होता है आपका एकल समुच्चय। जैसे नाम से पता चल रहा है, यदि किसी समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो तो उस समुच्चय को हम एकल समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे कि सपोज करिए एक समुच्चय ए है, उसमें एक ही एलिमेंट है जेड, क्या कहलाएगा ये आपका एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय इसका केवल एक ही अवयव हो उसको क्या कहते हैं हम, एकल समुच्चय। इसमें एक लास्ट और देखें आज के लिए 6 परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है ऐसा समुच्चय जिसके अवयव हम गिन सकते हैं। जैसा अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि वॉवेल्स हैं हमारे पास, क्या है ये वॉवेल्स, क्या है होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। तो इनके अवयव को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं।
क्या कहलाएगा आपका ये? परिमित समुच्चय। तो ये समुच्चय और आगे भी होते हैं, लेकिन फिलहाल जितने जितने की हमको आवश्यकता है क्लास 11th में जो हमें क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए यह समुच्चय हमारे पर्याप्त हैं। इसको आप देख सकते हैं। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयवी ना हो, तो उस समुच्चय को रिक्त समुच्चय कहते हैं। नल सेट अपरिमित समुच्चय जिसके अवयव हम गिन ना सकें वह कहलाता है अपरिमित समुच्चय। जिस अगर दो समुच्चयों के अवयव समान है तो वह समान समुच्चय। देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इसमें भी बी, इसमें भी बी, इसमें भी और सी, इसमें भी सी। क्या कहलाएगा आपका? समान समुच्चय। एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, और परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट जिसके अंदर हम अवयवों को गिन सकते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, यानी 5 एलिमेंट गिन लिए तो क्या कहलाएगा आपका ये? परिमित समुच्चय। इसी में हम आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक लेते हैं इसी के साथ में। दो समुच्चयों का संघ। दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट। देखिए एक क्वेश्चंस को हम करने के लिए पहले हम आपको बता दें कि किन किन विधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहली तो हम यूज करते हैं उदाहरण विधि। अधिकतर सवाल हम इसी विधि से करेंगे। इसके बाद दूसरी विधि का हम यूज करते हैं तर्क विधि। और इसको दूसरी क्रम संख्या आप अपने आप कर सकते हैं अरेंज। और तीसरी होती है वेन आरेख विधि। अधिकतर क्वेश्चन जो हम उदाहरण विधि से करते हैं। अब दो समुच्चयों के संघ से क्या तात्पर्य है? यूनियन ऑफ टू सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते सबसे ज़्यादा आते हैं आपके। देखिए एक समुच्चय है हमारे पास ए, उसके एलिमेंट ये उदाहरण विधि कहलाती है। जब मान लीजिए 1, 2, 3, 4, एक सेट हमारा बी है, उसका एलिमेंट है मान लीजिए 2, 4, 5, 9। अब ए यूनियन बी से क्या तात्पर्य है? ए यूनियन बी से क्या तात्पर्य है? माना ए व बी दो ऐसे दिए गए समुच्चय हैं जहां ए व बी का संघ यूनियन वह समुच्चय है जो ए व बी दोनों के अवयव रखता हो। इसे हम ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं। किस तरह से? ए बी का ए में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, बी में एलिमेंट 2, 4, 5, 7। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी का हर एलिमेंट एक बार लिखा जाएगा। जैसे एक इसमें है, इसमें नहीं है, आएगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये भी आएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, आएगा। 4 इसमें है, इसमें भी है, आएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, आएगा। 9 इसमें है, इसमें नहीं है, आएगा। यानी कि ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ए और बी का हर एलिमेंट एक बार आना चाहिए। तो इसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। देखिए एक चिन्ह होता है बिलोंग, स्थित होना। जैसे कि यहाँ पर सपोज 2 बिलोंग है तो इसमें ऐसे शो करेंगे 2 बिलोंग करता है ए को। मान लीजिए 5 नहीं है तो 5 बिलोंग नहीं करता है ए को। ये एक संकेत होता है बिलोंग करने का, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसी को हम तर्क विधि से हम भी बताना चाहते हैं। जैसे कोई एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है ए यूनियन बी को। देखिए जब तो संख्या पता थी तो हमने 1, 2, 3 और जो भी यूज़ किया। जब हमें संख्या पता नहीं है तो हमने क्या वर्ड यूज़ किया? चर पद का एक्स। एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी को। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि आप जानते हो एक्स में कब आएगा? जब ए बी दोनों किसी एक में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स बिलोंग करता है ए को या, क्योंकि दोनों में से किसी एक में आता ना, दोनों के एक के लिए आता या और दोनों के लिए आता और। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि 5 इसमें नहीं, फिर भी आ गया तो एक में है, तो एक्स बिलोंग करता है ए को या एक्स बिलोंग करता है बी को। ये कहलाती है हमारी तर्क विधि। यदि इसी में हम ये कहें कि एक्स बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी को। अब देखिए 7 नहीं है, मान लीजिए इसका अंदर 7 नहीं है। 7 क्यों नहीं है? क्योंकि वो ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, इसलिए नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इम्प्लाई ये हुआ
कि एक्स बिलोंग नहीं करता है ए को, और दोनों के लिए और आता है, और एक्स बिलोंग नहीं करता है बी को। ये मतलब एक्स बिलोंग ए को भी नहीं करता और एक्स बिलोंग बी को भी नहीं करता। तो ये हमारी कौन सी विधि कहलाती है? तर्क विधि। ये क्या कहलाती है आपकी? तर्क विधि। इसके बाद में हम बात करते हैं वेन आरेख की। देखिए किस तरह से शो करते हैं हम वेन आरेख से इनको। हमने, क्योंकि इसमें एलिमेंट कॉमन है, कॉमन एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन भाग है, यानी कि दोनों को भाग कट करता है, तो हम इस तरह से बनाएंगे आपके वेन। अब मान लीजिए एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब आप देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट देखिए दो अंश इसमें भी है, इसमें ए में भी बी में, तो दो भी आएगा। कॉमन पार्ट ये है इसका। फिर चार इसमें भी है, चार इसमें भी, ये कॉमन पार्ट है। अब ए में कौन सा एलिमेंट बचे? ए में बचे आपके दो चार तो आ गया, एक तीन, एक तीन। और आपका बी में कौन बचा? दो चार आ गया तो पाँच नौ, पाँच नौ। तो इस प्रकार हमने इसको वेन के आरेख से दर्शा दिया। लेकिन इसमें रूल्स क्या होता है? देखिए अगर हमें ए यूनियन बी का वेन आरेख खींचना है तो याद रखेंगे यूनियन में हमेशा लाइनें खींचती हैं क्षैतिज। तो ए में भी लाइनें कैसे खींचेंगी? क्षैतिज। और बी में भी लाइनें कैसे खींचेंगी? क्षैतिज। लेकिन हम क्या काम करते हैं, इंक पेन का रंग चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से दर्शाएंगे इसको हम? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए और बी। तो जब हम लाइन रेखांकित करेंगे इसको, जैसे कि हमने तो ए में कैसे लाइन कैसे? क्षैतिज। ए का मतलब जहां तक हम ए में जा सकते हैं वो भाग में हम लाइन कैसे खींचेंगे? क्षैतिज। लेकिन हम अधिकतर क्वेश्चन जो करते हैं वो किससे करते हैं? उदाहरण विधि से। जब बात बी की आई तो अगर बीच में यूनियन है तो दोनों में क्षैतिज, और अभी हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें एक में क्षैतिज और एक में ऊर्ध्वाधर। तो बी में कैसे कहते हैं? क्षैतिज। अब ए इतने भाग में तो हम जा चुके हैं ना, तब जो शेष भाग बचा, ये जो आपका रेखांकित भाग हो रहा है, रेखांकित भाग, यही कहलाएगा आपका ए यूनियन बी। तो ये कौन सी विधि हो गई आपकी? वेन आरेख। तो आपने देखा हमने यूनियन को तीनों भाषाओं में तीनों विधियों में सिखाया, उदाहरण विधि, तर्क विधि और वेन आरेख विधि। इसी तरह से अभी हम इस पेज को आप देख सकते हैं कंप्लीट दोबारा से एक बार। इसी तरह से हम अगला टॉपिक अब बात करते हैं इंटरसेक्शन। दो समुच्चयों का सबनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यदि ए व बी दो समुच्चय हैं और ए और बी का सबनिष्ठ समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें दोनों समुच्चयों के सबनिष्ठ कॉमन अवयव हो, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित करते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं हम। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था यूनियन में, वैसे ही फिर दोबारा लेंगे उदाहरण में। यदि कि एक सेट है हमारे पास ए, मान लीजिए इसमें एलिमेंट है हमारे पास ए बी सी और डी। एक हमारे पास सेट है बी, मान लीजिए उसका एलिमेंट हमारे पास बी ई एफ। अब ए इंटरसेक्शन बी से मतलब है ए और बी का कॉमन एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या है? केवल बी। तो बी क्या हो गया इसका आंसर। यूनियन में क्या हुआ था? हर एलिमेंट एक बार आया था, लेकिन इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट, दोनों में से कोई एक। तो ये कहलाती है इसकी उदाहरण विधि।
इसी को अगर हम तर्क से जानने की कोशिश करें तो ये आपके क्या थी, उदाहरण विधि। अगर इसी को हम बात करें तर्क विधि से, तो किस तरह दर्शाते हैं, अगर हमारे पास x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को, यानी कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो a और b दोनों को बिलोंग करता है, a इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, तो इम्प्लाई क्या होगा, देखिए इंटरसेक्शन में कब आया, जब दोनों में था, और दोनों के लिए आता है और, तो x बिलोंग करेगा a को और x बिलोंग करेगा b को। और यदि इसी के अंदर x बिलोंग नहीं करता है a इंटरसेक्शन b को, तो जैसे कि आपने देखा अभी कि a बिलोंग नहीं कर रहा है, सो क्यों, कि एक a में तो है लेकिन b में नहीं है, यानी कि एक में है और एक में नहीं है, तो इसका मतलब इम्प्लाई ये होगा x बिलोंग नहीं करता है a को या x बिलोंग नहीं करता है b को, क्योंकि एक के लिए आता है या और दोनों के लिए आता है और। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी आपके। अब लास्ट होता है आपका बिना रेख। बिना रेख एक ही क्वेश्चन को हम 3 विधियों से कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में केवल एक ही विधि का हम प्रयोग करेंगे। देखिए वेन किस तरह ड्रॉ किया जाएगा, यह आपका ए सेट है, यह आपका बी सेट है, दोनों में कॉमन क्या है, बी, तो आपका बी तो यह आ गया, और ए, अब बी के अतिरिक्त क्या बचा ए में, ए सी डी, तो ए सी और डी, और आपका बी में क्या बचा, ई और एफ, लेकिन आंसर क्या है बी, तो ये जो भाग कहलाता है आपका ये कहलाता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अब वेन का नियम क्या होता है इसमें इंटरसेक्शन में, जैसे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसमें क्या होता है, ए में लाइनें कैसे खींचेंगे हम, क्षैतिज, और बी में कैसे खींचेंगे हम लाइनें ऊर्ध्वाधर, और क्या प्राप्त होगी हमें यहाँ पर इसकी चटाई। देखिए किस तरह ड्रॉ करेंगे इसको हम, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ए में आप कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, क्षैतिज, ये आपने क्षैतिज लाइन ड्रॉ कर दी ए में, और बी में कैसे करेंगे आप, ऊर्ध्वाधर, आप ये सब काम स्केल से करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ समझाना है, स्केल से मुझे देर लगेगी बनाने में, इसलिए मैं डायरेक्ट हाथ से बना रहा हूँ। अब जितने पोर्शन में बनी चटाई, देखिए ये पोर्शन है वो जहाँ चटाई बनी है, ये चटाई वाला भाग, वो कहलाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन में जो होता है वो रेखांकित भाग आंसर होता है, और इंटरसेक्शन में चटाई वाला भाग प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। एक बार आप कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।